और आइए अब बात करते हैं डीडीसी चुनाव की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है। गुपकार गठबंधन ने 40 सीटें जीत ली है और 47 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी ने अब तक 12 सीटें जीती है और 47 सीटों पर आगे चल रही है। खास बात यह रही है कि पहली बार कश्मीर घाटी में कमल खिलता दिख रहा है। घाटी में बीजेपी 3 सीटें जीत चुकी है। ये जीत बीजेपी के लिए काफी अहम मानी जा रही है। निर्दलियों को 19 सीटें और कांग्रेस को 6 सीट मिली है। तो इस वक्त हम जो जानकारी दे रहे हैं वो आतंक पर किस तरह से डीडीसी चुनाव के नतीजों के जरिए चोट पड़ी है उसकी तस्वीर, और एजाज हुसैन जो बीजेपी के सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट जो जीत दर्ज करे हैं, उसके बाद अजीब खुशी का माहौल जिसकी तस्वीर इस वक्त माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं के जरिए। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, साथ ही पवन शर्मा जुड़ रहे हैं जम्मू से, और इसके अलावा जम्मू से ही अनुराग ढांडा होंगे। श्रीनगर से अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ गुपकार मोर्चा के नेता भी अदनान साहब जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित बताइए, क्या पहली और ताजा खबर आ रही है 5 बजे के इस बुलेटिन में? शेष जी भी हमारे साथ देखिए, एक और बीजेपी की महिला कैंडिडेट जीती हैं, पुलवामा से जीती हैं, और वो लॉ स्टूडेंट है, युवा स्टूडेंट है, वो पुलवामा के काकपुरा इलाके के पास से जीती हैं। इसके अलावा भारी तादाद में युवा भी यहाँ पर जीते हैं। अब मुख्य मुद्दा, मेन जो इशू है यहाँ का, वो युवाओं को रोजगार चाहिए, और उसके लिए अब उम्मीद है इस चुनाव के बाद की यहाँ पर सिस्टम और सरकार काम करे उनके लिए, और ताकि यहाँ का सर्वांगीण विकास हो सके। पिछले कई समय से, कई सालों से यहाँ पर विकास नहीं हो चुका है। इस चुनाव में हमने देखा है युवाओं की भागीदारी है। तो अब जब रिजल्ट सामने आए गए, भारी तादाद में युवा चुनते आ रहे हैं, चाहे श्रीनगर हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे अनंतनाग हो, वहां से वो चुने जा रहे हैं। अब उनकी उम्मीदें बढ़ी हैं। ऐसे में अब जिम्मेदारी इन जनप्रतिनिधियों पर होगी कि किस तरीके से अपने आइडियाज से, अपने विजन से वो घाटी को आगे ले चले। जी, अनुराग ढांडा जम्मू से जुड़े हुए हैं। अनुराग, काफी भीड़ दिख रही है आपको बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, तस्वीरों के जरिए मैं देख रही हूँ, जरा बताइए क्या खबर है वहां से? देखिए, बिल्कुल बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी तो है, और मैं आपको यहाँ पर उत्साह भी दिखाऊं जो हम कह रहे थे लगातार कि बीजेपी के वर्कर्स बीजेपी दफ्तर पहुंचना शुरू हो गए। जैसे जैसे रुझान में बीजेपी का नंबर बढ़ता जा रहा है, करीब करीब 60 सीटें अब ऐसी हैं जहां पर या तो बीजेपी लीड कर रही है या फिर जीत चुकी है। आप यहाँ पर देखिए कि चाय और कचौड़ी का बंदोबस्त भी यहाँ पर तमाम जो वर्कर्स पहुंच रहे हैं उनके लिए हो गया है, और तमाम नेता भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। अनुराग ठाकुर कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले सांसद हैं जुगल किशोर यहाँ से, वो भी यहाँ पर मौजूद है, और तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, आज तो नंबर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, और 60 सीटें अब करीब ऐसी हैं जहाँ या तो आप लीड कर रहे हैं या फिर बीजेपी जीत रही है। कितना बड़ा नंबर है और किस तरह की बीजेपी इसको अपनी जीत के रूप में देखती है? देखिए, ये जो 70 वर्षों के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को ये अधिकार जो है वो नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए बहुत सारे काम भी किए हैं। अब लोगों को लगता है, लोगों की प्राथमिकता है विकास, तो विकास को देखते हुए ही, चाहे वो बर्फबारी हो, चाहे वो ठंड हो, लोग कतारों में लगकर वोट डालने गए हैं। पहले तो लोकतंत्र की यही एक बहुत बड़ी जीत थी, और दूसरा जो आप देख रहे हैं रुझान, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है इन चुनावों में। और विशेष जो बात है, बहुत बड़ा झटका जो है वो है गुपकार गैंग वालों को। यहाँ कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीत ली हैं, और कुछ पर वो आगे भी चल रही है, और कई जगह उसने अच्छे वोट लिए हैं। नहीं, लेकिन ये तो चलिए एक अचीवमेंट है बीजेपी का कि वैली में 3 सीटें जीत ली है बीजेपी ने। लेकिन अगर जम्मू रीजन की बात करें तो यहाँ पर आप लोग सेटिस्फाई हैं जिस तरीके का आपका परफॉर्मेंस है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसा बीजेपी उम्मीद कर रही थी उतना नहीं कर पाई जम्मू रीजन में। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो रुझान है वो नतीजों में बदल रहे हैं, और रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और आम जनता में खुशी दिखाई दे रही है। इसका क्या मतलब है? जो हमने सोचा था हम उस पर खरे उतर रहे हैं। अगर कहीं किसी को कोई परेशानी या किसी को कोई झटका लगा है तो वो गुपकार गैंग मीन
कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को है। भारतीय जनता पार्टी तो सबसे आगे बढ़कर चल रही है। लेकिन गुपकार गठबंधन के नेता तो ये कह रहे हैं कि वो तो मिलकर लड़े थे, अलायंस था और अलायंस तो जीत रहा है बीजेपी से। उनके 100 से ज्यादा लीड्स हैं, आपके 60 लीड्स हैं। उस पर क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब यहाँ तक सोच विचार में पड़ गई कि हम अकेले नहीं लड़ सकते, और पीडीपी भी इस सोच में है कि भैया अकेले तो नहीं, कांग्रेस भी, तो तीनों लड़कर भी हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए अब थोड़ी देर के बाद आगे आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी ही हर जगह जीत रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये थे सांसद जम्मू से जो यहाँ पर हमको बता रहे थे कि किस तरीके से उत्साहित हैं जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, और इसको एक अचीवमेंट के तौर पर देख रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी बनकर के उभर रही है। इन नंबर्स में अगर देखें, बेशक गुपकर अलायंस जो है उनके नंबर ज्यादा है, कंबाइंड नंबर्स, लेकिन पार्टी के तौर पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। नहीं, लेकिन अगर वो सांसद ये कहते हैं अनुराग कि भाई हम तो यही सोचकर आ रहे थे कि, लेकिन क्या 60 तक ही पहुंचना चाह रहे थे, ये सोचकर आ रहे थे, इस पर भी उनसे सवाल होना चाहिए था। इधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके के काकापोरा से बीजेपी के मिन्हा लतीफ ने चुनाव जीत लिया है। जीत हासिल करने के बाद उन्होंने इलाके के विकास के लिए काम करने का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में महिलाओं ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की पहली महिला प्रत्याशी जिन्होंने पुलवामा इलाके से जीत दर्ज की है, मिन्हा लतीफ भट्ट हमारे साथ। आप ये बताइए मैडम कि कैसे आप पुलवामा की तो तस्वीर अलग हम सोचते हैं, आप आई यहाँ पर, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मेरी जर्नी सिर्फ इतनी है कि जब मैं यहाँ पे आई तो पहले ही मेरे डैडी साहब बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट है, और इनके ही साथ इन्होंने ये जो जीत है मेरी, ये इन्हीं की जीत है, और बाकी जो मेरा सब कुछ है वो सब मेरे डैडी साहब ने किया है। ठीक है, ये बताइए कि आप यूथ हो, यंग हो, और पुलवामा नाम आते ही हमें पुलवामा हमला याद आता है, ये आता है, तो क्या आइडिया आपके मन में आया, और अब इस जीत के बाद, इस विक्ट्री के बाद अब आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरी फ्यूचर प्लान सिर्फ इतने हैं कि मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे मतलब जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट नहीं हुई है, एंड मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो, बाकी मुझे कुछ नहीं करना। तो मिन्हा लतीफ बीजेपी की जीती कैंडिडेट जो ये कह रही हैं कि भाई हम चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो, और इस डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। सीधे रुक कर लेते हैं जम्मू का, हमारे साथ पवन शर्मा सहयोगी जुड़े हैं। पवन, अभी का अपडेट बता दीजिए जल्दी से। देखिए, अभी का अगर ताज़ा हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त के साथ है, लगभग 12 के करीब सीटें जो है वो जीत चुके हैं। लेकिन जम्मू प्रोविंस में जितनी भी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़त है, मानो कि वो भी सीटें इनकी जोली में ही हैं। लेकिन यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो जम्मू प्रांत में भी वो भी काफ़ी आगे चल रहे हैं। गुपकार के जो उम्मीदवार हैं उनको भी पीछे छोड़ते हुए जो निर्दलीय है वो आगे चल रहे हैं। जम्मू के मतगणना केंद्र पर अभी भी अगर हम बात करें तो जहां पर जो नेता हैं अभी पहुंचना शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि बीजेपी के ऑफिस में बहुत ज़्यादा नेता जो है पहुंचे हुए हैं, जो उनके कैंडिडेट्स यहां से जीते हुए थे। लेकिन यहां पर अभी हम बात करें तो जो कैंडिडेट्स हैं वो आस्ता आस्ता पहुंचना शुरू होंगे। जैसे अखनूर से सुरेश कुमार जो है बीजेपी के वो जीत चुके हैं, और साथ में आशा बहू जो अखनूर से हैं वो भी विनिंग मार्जिन पर हैं। बहुत सी सीटें जिला उधमपुर में हैं, सांबा में हैं, कठुआ में हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बढ़त बनाकर सबसे आगे चल रही है, और वो सीटें उनकी जोली में जा सकती हैं। लेकिन कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है उसे लेकर उत्साह जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, जैसा अनुराग बता रहे थे कि बीजेपी के ऑफिस में वहां पर भीड़ लगना शुरू हो गई है, सेलिब्रेशन का काम शुरू हो गया है। लेकिन 60 सीटें जो बताई जा रही हैं उसे लेकर थोड़ा संदेह हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद थी वो लगभग डबल फिगर, ट्रिपल फिगर में जाने थे कि 100 को टच करना था। जम्मू प्रोविंस में जिस तरह से यहाँ पर 140 सीट थी तो 100 के वो तो कह रहे हैं अभी देखना नतीजे आएंगे तो हम टच कर लेंगे इस आंकड़े को भी, 100 को भी छू लेंगे, लेकिन कैसे छुएंगे यही समझने के लिए शेष जी का भी हम रुक कर लेते हैं। शेष जी जरा बताइए, अभी सांसद जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो यही चाह रहे थे, 60 का नंबर तो वो नहीं चाह रहे होंगे, तो गुपकार मोर्चा जो है उससे कहां चूक हुई, और बीजेपी की स्ट्रैटेजी काम की लेकिन उस हद तक नहीं की, तो इसे किस तरह से देखें? कुछ मत देखो इन लोगों को, ये तो ऐसे ही लोग हैं। असली खेल देखो ना, असली खेल ये है कि ग्रास रूट लेवल के लोगों को बीजेपी ने घाटी में कार्यकर्ता के रूप में डेवलप कर दिया। एजाज अहमद जो जीते हैं वो लीडर बनेंगे, ये जो जिनके डैडी ने इनको चुनाव जितवाया है, अरे चुपे रहती है, वंशवाद की काहे बात करने लगी। बहरहाल तो ये सारे लोग आने वाले समय में लीडर बने।
पार्टी है और बीजेपी इनको महत्व देगी। तो सबसे बड़ा जो जम्मू कश्मीर की जो मुसीबत रही है वो ये रहा है कि जो 4-5 परिवार हैं उन्होंने पूरी की पूरी सत्ता पे कुंडली मार के कब्जा किया हुआ, किसी को आगे नहीं आने देते। उन्हीं की चेला चपाटी, उन्हीं के खानदान, उन्हीं के रिश्तेदार लोग। कौन फारूक अब्दुल्ला हटेंगे तो गुलशाह आ जाएंगे, उनके बहनोई, और फिर मुफ्ती हटेंगे तो उनकी बेटी आ जाएंगी। ये सारा जो सिलसिला, या वो क्या नाम उनका, जो उनके हैं श्रीमान जी उमर अब्दुल्ला भी हैं, तो और कोई मुख्यमंत्री होने लायक वहां नहीं है। तो ये असली खेल, ये देखो कि जहां पर ग्राउंड लेवल का जो आदमी है पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है। और अभी तक ये था कि इनके कारिंदे, इनकी रियाया के रूप में सारे पॉलिटिकल वर्कर्स होते थे। शेख अब्दुल्ला ने मूवमेंट चलाया उसके राजा के खिलाफ सन 37 से लेकर सन 47 तक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। शेर जी, मैं आपको रोक रही हूँ, बीजेपी के लिए जश्न का दिन है, कुछ तस्वीरें आ रही है। अनुराग, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल सेलिब्रेशंस यहाँ पर लगातार, सब जो स्थानीय नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे जो भी नेता आते हैं वो एक दूसरे को बधाई देते हैं। आप फूलों की मालाओं से यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से स्वागत किया गया, किस तरीके से यहाँ पर लदे हुए हैं। मैं बात ही कर लेता हूँ जरा इनसे। सर किस तरीके से देखते हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं आपके, किस तरीके से देखते हैं उसे? अब बहुत 60 के ऊपर नंबर अब निकल गया बीजेपी का जी। 60 के ऊपर सीटों पर या तो आप रुझान में आगे हैं या जीत रहे हैं उन सीटों पर, कैसे? मैं बहुत बड़े अंतर से जीत के आया हूँ। हाँ। और कितने वोटों से आप जीते हैं सर? मुझे 70% टोटल वोट जो पोल हुआ उसका 70% वोट जो है मुझे हासिल हुआ। तो मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का आभार प्रकट करता हूँ कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जमीन से जुड़ा हुआ, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इस चुनाव में मौका दिया। और इस चुनाव में जीत के लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का, पार्टी के बूथ स्तर से लेके स्टेट स्तर तक जितने भी पार्टी की लीडरशिप है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने भरपूर प्यार और सहयोग मुझे दिया। आप लोगों को लगता है कि जिस तरीके से डीडीसी का सक्सेसफुल चुनाव हुआ है, जिस तरीके से जबरदस्त वोटिंग हुआ है, एक रास्ता खुल गया है कि विधानसभा चुनाव भी आने वाले समय में जल्दी हो सके? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग ये बातें बोलते थे कि 370 हटेगा तो ये हो जाएगा, कोई झंडा उठाने वाले नहीं रहेगा, आज मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर की जनता ने ये उनके मुंह पे तमाचा मारा है और जो इस इलेक्शन का रिजल्ट आया है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखती है। चलिए, आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये कैंडिडेट जो अभी जीत करके लौटे हैं, बड़े अंतर से जीत करके लौटे हैं और उनका स्वागत यहाँ पर देखिए किस तरीके से हो रहा है, जबरदस्त फूल मालाओं के साथ स्वागत हो रहा है। और अनुराग, जैसे वो कह रहे थे कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मुझ पर पार्टी ने भरोसा किया, ये वही बात है जो शेष जी अभी हमें बता रहे थे। शेष जी कह रहे थे कि अभी तक एनसी, पीडीपी, ये तमाम पार्टियां वो थी जिनके बेटे या बेटी आके राजनीति को कर रहे थे। तो ऐसे में ये चेहरे बीजेपी के लिए सामने आ रहे हैं जो वहां पर तो जरूर जाने पहचाने, लेकिन उनकी कोई परिवारवाद वाली राजनीति का बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है डीडीसी के चुनाव में। डीडीसी चुनावों में बीजेपी गुपकार अलायंस को कड़ी टक्कर दे रही है। पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है कि कश्मीर घाटी में बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है कि डीडीसी के चुनाव में हम जम्मू रीजन में तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कश्मीर वैली में भी हमने बहुत अच्छा मुकाबला किया हुआ है। और जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती थी, कश्मीर वैली में भी पहला कमल खिल गया है। यहाँ से इंजीनियर एजाज हुसैन जीत गए हैं और कई सीटों पर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम कश्मीर वैली में भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अदनान अशरफ मीर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, गुपकार मोर्चा के नेता हैं। अदनान जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या गुपकार मोर्चा यही नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था अपने लिए? हाँ बिल्कुल, अभी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। आई थिंक 130 का मार्क, 125 का मार्क हम इजीली क्रॉस कर जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमारी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल बराबर जा रही है जो आज के काउंटिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो मेरे से पहले बात कर रहे थे बीजेपी के लीडर, वो कह रहे थे कि झटका लगा है। झटका हमें नहीं बल्कि उनको लगा है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे जिस हिसाब से उन्होंने ये पोल्स कराए, एक तो बीजेपी थी और उनकी जो किंग्स पार्टी थी, अपनी पार्टी, उनको फ्री हैंड मिला हुआ था कश्मीर में। चाहे वो सिक्योरिटी के हिसाब से आप देखें,
चाहे वो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो उनको असिस्ट किया, उस हिसाब से आप देखें जो गुपकार पार्टीज के लीडर्स थे उनको आपने देखा, हमें तो सिक्योरिटी भी दी नहीं जा रही थी। हमारे कई लीडरान को पिछले 10-12 दिनों में पुलिस ने, NIA ने और बाकी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। इवन आपने उससे पहले देखा वहीद को जिस हिसाब से चुनाव से पहले ही NIA ने गिरफ्तार कर लिया था, उसके बावजूद भी वो जीत पाए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ये बीजेपी जो स्टेटमेंट्स उनके यहाँ से आ रहे थे कि कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग 370 हटने के बाद बहुत खुश हैं, वो पर उनको नहीं अदनान मीर साहब, लेकिन ये बात तो आप ही लोग कह रहे थे ना कि भाई इन सब चीजों का नतीजा मिलेगा, धारा 370 हो या फिर तमाम तरह का जो माहौल बनाया गया था सिक्योरिटी को लेकर, जो आप क्वेश्चनिंग कर रहे थे उस बात को लेकर तो आप ही लोग सवाल उठा रहे थे और आपने कहा था कि ये DDC चुनाव बहुत कुछ तय कर देगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि सेटिस्फैक्ट्री है ये नंबर्स, तो ठीक है। इधर जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के लिए वोटों की गिनती जारी है, रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिली है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में PM मोदी का सपना पूरा होने जा रहा है। में पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को ये अवसर मिला कि DDC के चुनाव में वो मतदान कर सके, और प्रसन्नता की बात ये है कि ना केवल मतदान किया बल्कि बढ़ चढ़कर भाग लिया। रिकॉर्ड मतदान भी हुआ, लोगों की जनभागीदारी भी हुई और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। डराने का प्रयास किया गया, धमकाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये लोकतंत्र की जीत है। नरेंद्र मोदी जी का सपना जो था कि नीचे तक पंचायत के चुनाव, BDC के चुनाव, DDC के चुनाव हों, वो सब हुए। तो आपको बता दें कि DDC चुनाव में जो रुझान आ रहे हैं उसमें एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन गुपकार के लिए ये जो मोर्चा बना था जिसमें कहा जा रहा था कि जितने भी ज्यादा बड़े मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों का असर इन चुनावों में नजर आएगा, लेकिन गुपकार का ये जो आंकड़ा है क्या वो इसी ओर इशारा कर रहा है? बीजेपी के लिए हाँ इतना जरूर है कि बहुत बड़ी जीत के तौर पर वो अपने आप को देख रही है। इधर आपको दूसरी खबरों की तरफ भी ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत उन्होंने की है और इस दौरान PM मोदी ने विज्ञान की जरूरत और चुनौतियों पर बात करते हुए कहा है कि आज तकनीक से ही देश का गरीब सरकार के साथ जुड़ पाया है और सरकार की योजनाओं का फायदा उठा पा रहा है। और इनके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना का जिक्र करते हुए कहा है कि आज वैज्ञानिकों के सामने बड़ी चुनौती है इस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन बनाना। नए कोलैबोरेशन से नए रास्ते निकलेंगे। मुझे विश्वास है कि फेस्टिवल साइंस और इंडस्ट्री के बीच स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन को नया आयाम देगा। करंटली द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग साइंस may be a vaccine for COVID pandemic. However, this is a challenge for now. The biggest long-term challenge science faces is to attract high-quality youngsters and retain them. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शिक्षा और देश के निर्माण के रिश्ते पर विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री ने श्रेष्ठ भारत के निर्माण में छात्रों के योगदान पर जिस तरह चर्चा की उसे समारोह मोदी सर की क्लास में बदल गया। MU के 100 साल पूरे होने पर उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी किया। कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शताब्दी समारोह में शामिल हुए और AMU के योगदान पर भी उन्होंने बात की। PM मोदी ने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत रहे। हम किस मजहब में पले, इससे बड़ी बात यह है कि हमारी आकांक्षाएं देश से कैसे जुड़े। देश के बेहतरीन शिक्षा संस्थानों में से एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 साल पूरे हुए तो इस खास मौके पर AMU दुल्हन की तरह सजा सवरा नजर आया। मौका खास था तो समारोह के लिए मुख्य अतिथि भी खास थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस खास मौके पर AMU से जुड़े छात्रों और दूसरे लोगों को संदेश दिया। नई पीढ़ी के लिए उनका संदेश साफ था, हर मतभेद भूलकर आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण। आज हम सभी का एकमात्र और एक निष्ठ लक्ष्य ये होना चाहिए
कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। हम कहां और किस परिवार में पैदा हुए, किस मत मजहब में बड़े हुए, इससे भी अहम यह है कि हर एक नागरिक की आकांक्षाएं और उसके प्रयास देश की आकांक्षाओं से कैसे जुड़े। 56 साल बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किसी प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। अपने खास मेहमान के स्वागत में एएमयू ने प्रधानमंत्री के कई होर्डिंग्स मुख्य दरवाजे से लेकर जगह जगह लगा दिए थे। प्रधानमंत्री भी इस ऐतिहासिक मौके पर शिक्षक की भूमिका में आ गए और छात्रों के आगे कुछ नए लक्ष्य रख दिए। क्यों न 100 साल के इस मौके पर एएमयू के 100 हॉस्टल्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर टास्क करें। ये टास्क देश की आजादी के 75 साल पूरे होने से जुड़े हो। क्यों न हॉस्टल के छात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर रिसर्च करके उनके जीवन को देश के सामने लाए, जिनके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। हालांकि प्रधानमंत्री ने किसी सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहले के हालात से मौजूदा सूरत हाल की तुलना की। वर्ष 2014 में हमारे देश में 16 IITs थी, 16। आज 23 IITs हैं, 23। वर्ष 2014 में हमारे देश में 9 ट्रिपल IITs थी, 9 ट्रिपल IITs थी। आज 25 ट्रिपल IITs हैं। वर्ष 2014 में हमारे यहां 13 IIMs थे, आज 20 IIMs हैं। प्रधानमंत्री के भाषण के वक्त कई छात्र और कर्मचारी एएमयू के मुख्य दरवाजे पर ड्यूटी पर होने की वजह से कार्यक्रम से दूर रहे। ऐसे लोग मोबाइल पर ही पीएम मोदी का संदेश सुनते दिखे। पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी। अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने देश के लिए एएमयू के योगदान का तो जिक्र किया ही, साथ ही ये भी बताया कि एएमयू जैसा संस्थान किस तरह बाहरी दुनिया से कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करने का जरिया बन गया। एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। पीएम मोदी ने एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खां को भी याद किया और बताया कि उनकी सरकार का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की सोच में उनकी भावना भी है। मैं आपको सर सैयद द्वारा कही गई एक बात, उस बात की आज याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अपने देश की चिंता करने वाले का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, भले ही लोगों की जाति, मत या मजहब कुछ भी हो। एएमयू के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने एक डाक टिकट भी जारी किया। एएमयू के यादगार लम्हे में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए सुबह से ही सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम नजर आए।